हेलो एवरीवन गाइस, एचबीएससी एंड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपके लिए इस वीडियो में है असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन। गाइस, बोथ सीबीएसई बोर्ड हो एचबीएससी बोर्ड हो, दोनों में करीबन 4 क्वेश्चन असर्शन और रीजन के पूछे जा रहे हैं। ठीक है गाइस, असर्शन और रीजन के क्वेश्चन नीट और जेईई एग्जाम में भी आते हैं और इस वीडियो में हम गाइस असर्शन रीजन के 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने असर्शन रीजन का। असर्शन एक स्टेटमेंट होती है, रीजन एक स्टेटमेंट होती है। सबसे पहले यह बात ध्यान रखिए, टेक्निक सोल्व करने की। सबसे पहले क्या देखें, ये जो असर्शन की जो स्टेटमेंट है ये देखो सही है कि गलत है। फिर देखें रीजन की जो स्टेटमेंट है ये सही है कि गलत है, इसी में आंसर आ जाता है। ठीक है, अब इनके सही और गलत होने पे ही 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है ए। ए क्या कहता है, ए कब आंसर करेंगे आप असर्शन और रीजन में? जब असर्शन ठीक हो, रीजन भी क्या हो, ठीक सही हो, और ये रीजन जो है ये इस असर्शन को एक्सप्लेन करता हो कि असर्शन का ये कारण है, इस स्टेटमेंट का ये कारण है जिसके कारण ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का ये कारण है, इसी कारण के कारण ये स्टेटमेंट सही है, ये मतलब हो तो हम कहते हैं रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आप आंसर करेंगे बी। कब आंसर करेंगे भाई? असर्शन ठीक हो, रीजन ठीक हो, पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो असर्शन की, कि इस रीजन के कारण यह बात होती है, यह बात सही नहीं हो, इस रीजन के कारण होती है। समझ रहे हो, रीजन सही है पर यह असर्शन को वेरीफाई नहीं करता। ठीक है, तो आप आंसर चुनेंगे बी। सी कब चुनेंगे भाई? असर्शन सही हो, रीजन गलत हो। डी कब चुनेंगे? असर्शन गलत हो, रीजन सही हो। ठीक है, समटाइम्स वो चौथी स्टेटमेंट मैं यहां पे 5वें लिख रहा हूं, बोथ गलत हो, असर्शन भी गलत हो, रीजन भी गलत हो, पर ये बहुत ही रेयर देते हैं भाई। फिर भी आप नोट रखना एग्जाम में किस हिसाब से ये ए बी सी डी कोड बता रखे हैं। असर्शन सही है, रीजन गलत है, रीजन सही है, असर्शन गलत है, इनका थोड़ा सा पंगा रहता है भाई। ठीक है, ओके, अब करते हैं सोल्व इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 हरियाणा बोर्ड के 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 भी हरियाणा बोर्ड के 2024 के एग्जाम में पूछा गया है गाइस। जल्दी से वीडियो पॉज करके आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, देखो पहले क्या है, कॉम्प्लेक्सिज ऑफ दिस, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। यहां पे जो एक्स है ये यूनिडेंटेड लिगेंड है, ध्यान रखिएगा। MX5L ये भी 6 लिगेंड हो गए, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, दोनों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक, टाइप ने जो कॉम्प्लेक्स ऐसे और ऐसे टाइप के होते हैं ना, डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती। बताइए सही है कि गलत? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिए भाई। ये सेंट्रल मेटल एटम, इसके साथ 6 मैंने साइड के एटम जोड़ दिए, 6 लिगेंड जोड़ दिए, एक सारे के सारे सेम हो, एक्स 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 एक्स, 6 एक्स हो गए। गाइस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है कि जो ये जो लिगेंड जुड़े हुए हैं ये ज्योमेट्री में, अरेंजमेंट में वेरिएशन शो करते हो तो हम कहेंगे क्या है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। अब इसको आप यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, कोई वेरिएशन हुई नहीं हुई, तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। या सिंपल शब्दों में समझ लें भाई,
ज्योमेट्रिकल आइसोमर इससे समझे, m मैंने क्या ले लिया, x लिया, एक दूसरा भी x लिया, एक ले लिया y, एक ले लिया z। ठीक है, ओके। अब क्या यही कॉम्प्लेक्स मैं ऐसे ले लू, ये m, एक x, एक x, ये y और ये z। देखो क्या इस और इस x यहां पे ये आमने सामने आ गए, यस। यहां पे ये एक दूसरे के एडजेसेंट में। अगर ऐसे अरेंजमेंट लिगेंड्स की चेंज हो रही हो, ज्योमेट्री में बदलाव आ रहा हो इस तरीके से, तो हम कहेंगे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा। और दो ही तरीके से आपकी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो होती है, सिंपली अगर एडजेसेंट हैं, सेम ग्रुप पास पास हो, तो हम इसे कहते हैं सिस आइसोमर। आमने सामने हो सेम ग्रुप, तो इसे कहते हैं ट्रांस आइसोमर। हाँ, पोजीशन वेरी करनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाउ अब मान लो इसी कहानी में ऐसे हो जाता है, ये m, ये x, ये x, यहां पे भी x, एक और y, क्या ये शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? नहीं शो करता। अगर ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो क्यों? ये देखो ये एडजेसेंट में भी है और ये आमने सामने भी है, एक साथ ऐसी कंडीशन बन जाए तो भी शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखो मान लो आप इस y को यहाँ पे x करते y, चेंज पाया कुछ, वही ट्रायंगल यहां बन रही थी, वही ट्रायंगल यहां बन रही, देखने का नजरिया चेंज हुआ है, बस अरेंजमेंट में चेंज आना चाहिए जैसे इसमें आ रहा है, ठीक है, नहीं शो करेंगे। अच्छा मान लो एक को कम कर दो, एक ही हल कर दो 5, अब भी देख लो ये बगल बगल सगल कोई चेंज नहीं हो रहा। तो गाइज जो कॉम्प्लेक्स MX6 ये सारे के सारे लिगेंड सेम हो या 5 लिगेंड सेम हो, एक क्या हो अलग, तो ये जो ऑक्टेल कॉम्प्लेक्स है ये ज्योमेट्रिक आइसोमेर शो नहीं करते हैं। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, असर्शन इज राइट। रीजन की बात करें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, इज नॉट शोन बाई कॉम्प्लेक्सेस, उन कॉम्प्लेक्सेस द्वारा नहीं दिखाई जाती जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, है। लो अभी इसका तोड़ कर देते हैं भाई। MA3B3 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करता है। बल्कि दो प्रकार से बनते हैं, फेक्स फेशियल आइसोमर और मेरिडोनियल आइसोमर बनते हैं इसके। और MAB2 टाइप B3 ये भी शो करता है। इसके अलावा मैं बात करूं MA4B2 टाइप भी शो करता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो रीजन तो सरासर गलत है, असर्शन सही है। आंसर बताइए क्या होगा? असर्शन सही है, रीजन गलत है, इसका आंसर जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन, आंसर बताओ। असर्शन है ये, रीजन है ये, अलग अलग देखो ठीक है कि नहीं है, पहले इसको देखो। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट, ये अल्काइल हैलाइड है क्या? यस, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल डिक्रीजेज एज, क्या ऐसे डिक्रीज होता है? सबसे ज्यादा अगर सेम अल्काइल ग्रुप लें आप तो आयोडोल्केन का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद ब्रोमोल्केन का, देन क्लोरोल्केन का, देन फ्लोरोल्केन का, ऐसा ही होता है क्या? बिल्कुल सही बात है भाई ये। देखिए अल्काइल ग्रुप सेम हो गया, डन। अब आयरन का साइज बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा साइज होता है। तो जो वंडरवाल फोर्स होता है, सुनिएगा, बॉइलिंग पॉइंट में हमेशा आप क्या करेंगे, RI का दूसरे RI के साथ इंटरेक्शन कैसा है, इन दोनों के बीच कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी देंगे आप। अब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी तो हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, कम एनर्जी देनी पड़ी तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, सिंपल। तो गाइस जब साइज बड़ा होता है, जैसे यहां पे R का, RI का, तो इनमें वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ड्यू टू विच बॉइलिंग पॉइंट आयोडोल्केन का ज्यादा होता है, उसके बाद ब्रोमोल्केन का साइज कम हो गया, फिर क्लोरोल्केन का, देन फ्लोरोल्केन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीज करता है इस तरीके से, सही स्टेटमेंट है, सही है ये स्टेटमेंट, असर्शन इज राइट। इसको देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड हैविंग क्लोराइड
ब्रोमाइड, आयोडाइड आर हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास। क्या अगर केवल अकेले हाइड्रोकार्बन होता, अकेला अल्केन होता Ri की बजाय, तो इस हेलोअल्केन, आयोडोल्केन का बॉइलिंग पॉइंट या क्लोरोल्केन का बॉइलिंग पॉइंट या ब्रोमोल्केन होता यहाँ पे, ये होते, तो क्या हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता? हाँ भाई बिल्कुल ज्यादा होता। सही बात है, ये रीजन सही है, ये भी सही है, ये भी सही। ये क्यों सही है? ये देखो सिंपल अल्केन होता है तो अल्केन का दूसरे अल्केन के साथ अट्रैक्शन कम होता है, वन डॉलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जबकि अगर मैं आइडोल्केन की बात करूं तो यहाँ पे तो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो है, कार्बन में पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी तो बन रहा है, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपेयर टू वन डर वाला। दोनों चीजें इसमें तो सही बात है ये। तो बॉइलिंग पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इनके भी ज्यादा हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी इनका ज्यादा हुआ अल्केन की वजह, डन, ये भी रीजन सही है। अब यहां पे सुनना बात ध्यान से, अब अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड ऐसे डिक्रीज करता है, ठीक है, ऐसे डिक्रीज करता है, ओके, क्या ये इस बात को साबित करता है क्या कि अल्केन हाइड्रोकार्बन्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा हेलोअल्केन से? इस स्टेटमेंट को क्या ये स्टेटमेंट वेरीफाई करता है? नहीं। यहां देख लो, ये तो कह रहा है डिक्रीज हो रहा है इस तरीके से, बिल्कुल, तो क्या रीजन आना चाहिए? इसलिए डिक्रीज हो रहा है क्योंकि इसका साइज ज्यादा है तो वन वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका साइज कम हो गया, कम हो गया, इसका कम हो गया, इसका कम हो गया, तो और कम होता गया, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता गया। तो ये रीजन आना चाहिए था, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन देन ब्रोमीन देन क्लोरीन देन फ्लोरीन, द बॉइलिंग पॉइंट is more or decreases because van der Waals force decreases। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगातार कम होता जा रहा है जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट कम होता जा रहा है। ऐसी स्टेटमेंट है ही नहीं। ये कह रहे हैं कि जो हेलोअल्केन्स है इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज्यादा होगा, तो बात ही नहीं हुई, ये अलग बात हो गई। इसका मतलब ये सही है, ठीक है, पर ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है, ध्यान रखिए। क्या होगा आंसर? assertion is right, reason is right, but correct explanation नहीं है, that's why answer is B। समझ आ रहा है? तो पहले पहचान कर लो कि ये सही है कि गलत है, फिर देख लो क्या ये इससे वेरीफाई हो रहा है, ठीक है, क्या इसने इस वाली बात कही है, ठीक है, क्या इसने इसकी बात मानी है, तो आंसर ही चला जाता, नहीं मानी तो बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में दो और असर्शन रीजन अटेम्प्ट करते हैं। गाइस नाउ 17th क्वेश्चन इज, असर्शन दे रखा आपको, क्या भाई? फॉर्मल्डिहाइड इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, ये स्टेटमेंट है, बताओ फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाइए, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, ऐसा होता है। यस, क्या ये एक प्लेन में आ जाएगा? क्या एक ही प्लेन में ये तीनों एटम, चारों एटम देख लो भाई, यस बिल्कुल प्लेनर मॉलिक्यूल होता है भाई। कौन? फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मूला है आपके सामने फॉर्मल्डिहाइड का, HCHO। ओके, सही बात है, इसका मतलब असर्शन इज सही, एक ही प्लेन में दिख रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, इसी में आ रहा है। अगर मान लो कोई एच जुड़ा होता जो इससे बाहर निकल रहा होता, पीछे जा रहा होता, तो मैं कहता कि टेट्राहेड्रल शेप होती, तो एक या इस बाहर की तरफ आ रहा होता या अंदर की तरफ, तीनों एटम, सेंटर और एटम सेम प्लेन में, बिल्कुल प्लेनर मॉलिक्यूल है फॉर्मल्डिहाइड। इट कंटेन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, क्या इसमें जो कार्बन एटम इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है क्या? गाइस हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सिंपल तरीका, बॉन्डिंग कितनी जगह है ये देख लो बस, ठीक है, साथ में लोन पेयर देखते हैं, कार्बन में कोई लोन पेयर है नहीं, सिंपल सी बात, बॉन्डिंग देख लो कितनी जगह है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह। अब शुरू हो जाओ, S एक, P तीन जगह चाहिए टोटल, दो, दो और एक तीन, sp2, यस इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब यहां पे ध्यान रखना भाई, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना कार्बन एटम की,
ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये हाइब्रिडाइजेशन गाइस ये इंडिकेट करती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक सेंट्रल एटम के लिए ये इंडिकेट करती है कि इन तीनों जो ये तीन बॉन्ड बना रहे हैं उनके बीच 120 डिग्री का एंगल होगा। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ये मॉलिक्यूल भी प्लेनर, एक ही प्लेन में होगा। ये बात भी सही है, कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, पहले तो ये क्लियर हो गया। यस, नाउ अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या ये फॉर्मूलेट प्लेनर मॉलिक्यूल है? बिल्कुल। ये हाइब्रिडाइजेशन से हम ज्योमेट्री का पता कर सकते हैं भाई, समझ में आ रही है बात? दैट्स वाई जो रीजन है ये कह रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड प्लेनर मॉलिक्यूल है। आंसर क्या होगा? असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्या जाएगा आंसर? ए। इस क्वेश्चन का आंसर आप देखिए, बताओ गाइस। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको अच्छे से आती है अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। और बहुत ही बेसिक बात है, क्या असर्शन देखिए क्या है इस क्वेश्चन का। When NaCl is added in water, मैंने NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, एक NaCl सोल्यूट है, इसको वाटर पानी में ऐड किया, क्या देखा? डिप्रेशन हो गया फ्रीजिंग पॉइंट में। अरे बिल्कुल सही बात है भाई, सिंपल सी बात गाइस। जब आप सोलवेंट के अंदर सोल्यूट डालते हो ना, तभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मार्केट में आती है। चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहली, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथी, ऑस्मोटिक प्रेशर। कब होगी ये सारी कहानी? ये आपके पास सोलवेंट है, आप सोल्यूट को उठा के इसमें डाल दिया, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मार्केट में आ गई। आंसर भी आ गया, सही बात है ये तो, असर्शन इज राइट। अगर ये कहता एलिवेशन होता बॉइलिंग पॉइंट में, यस, वेपर प्रेशर कम हो जाता, बिल्कुल। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉजेज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, इसमें थोड़ी सी बात है भाई, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो होगा, ये स्टेटमेंट यहां तक तो सही है, पर ये कॉज करेगा क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? भाई यही तो मुद्दा है, जब लोअर हो जाता है ना वेपर प्रेशर तभी तो डिप्रेशन आता है फ्रीजिंग पॉइंट में। अभी ये क्या कहानी है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जब लिक्विड और सॉलिड स्टेट आपस में इक्विलिब्रियम, सेम प्रेशर रखें, सेम वेपर प्रेशर रखें, इस टाइम पे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का जो भी सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं सॉल्वेंट की, तो गाइस सॉल्वेंट का मानो ये है वेपर प्रेशर, जैसे सॉल्यूट डालोगे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम। बिल्कुल सही बात। अब ये जो लिक्विड था, इसकी जो सॉलिड स्टेट थी, मान लो यहां पे थोड़ी सॉल्यूशन थोड़ा कम टेम्परेचर पे आएगी, तो क्या लिक्विड आसानी से सॉलिड स्टेट में जब कन्वर्ट होगा तो इस पॉइंट में मान लो इन दोनों का वेपर प्रेशर क्या है? सेम है। पर जब सॉल्यूशन हो जाएगा तो सॉल्यूशन जो लिक्विड स्टेट में है, इसको वापस इस सॉलिड गेन करने के लिए वेपर प्रेशर कम हो रखा है लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन की। अब ये जब सॉलिड बनाएगा तो इसका वेपर प्रेशर थोड़ा कम टेम्परेचर होने के बाद ही क्या आएगा? बराबर, जिससे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम। इस रेंज से टेम्परेचर क्या हो गया? कम। टेम्परेचर क्या हो गया भाई? कम हो गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो आ गया। अब दूसरी बात, जब कम टेम्परेचर पे ही वेपर प्रेशर इनका क्या हो पाएगा? बराबर, सॉलिड का और सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन की सॉलिड स्टेट का, सॉल्यूशन की लिक्विड स्टेट का, यानी वेपर प्रेशर क्या हो जाता है भाई? कम हो जाता है। ड्यू टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ही डिप्रेशन आता है फ्रीजिंग पॉइंट में। कई बात सही है क्या? यस, NaCl डालते ही वेपर प्रेशर कम हो गया सॉल्यूशन का सॉल्वेंट की कंपैरिजन में। और अब जो ये सॉल्वेंट है वो कम टेम्परेचर पे क्या होगा? फ्रीज होगा सॉल्यूशन बनने के बाद।
ठीक है। अब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था, जैसे हमने सील डाला 0 से कम, ये मैंने बोल दिया -1 डिग्री सेल्सियस से फ्रीज हो रहा है। तो क्या फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ गया? यस। समझने वाली बात क्या है? ड्यू टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता है। ड्यू टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। ड्यू टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मार्केट में आती है। ऑस्मोटिक प्रेशर की कहानी थोड़ी अलग है। बाकी तीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो गाइस डिप्रेशन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे ही बेस्ड है। ठीक है, बताइए भाई, असर्शन सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर क्या जाएगा? गाइस आपको ये कंसेप्ट असर्शन रीजन पता है क्यों पूछ रहे हैं एग्जामिनर? क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं असर्शन रीजन के एग्जाम में? ताकि आप कंसेप्ट को जान पाओ। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो गाइस इस तरीके से हमारे असर्शन रीजन के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि एचबीएससी बोर्ड के 2024 के एग्जाम में आपसे पूछे गए थे। अब किसी प्रकार की कोई क्यूरी आपकी इन क्वेश्चन से रिलेटेड हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।